गुर्दों के नकारा होने में और गुर्दों के जो हम एक लफ्ज़ रूटीन में सुनते हैं कि फ़ेल हो चुके हैं, सबसे कॉमनेस्ट वजह है तमाम तर दुनिया में वो शुगर और ब्लड प्रेशर का अर्ज है, जिसकी वजह से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज का शिकार होते हैं या गुर्दों की दायमी बीमारी का शिकार हो चुका होता है एक इंसान, तो गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाते। गुर्दे जब फेलियर की तरफ चले जाते हैं, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो गुर्दों के फेल होने के फंक्शन को बिल्कुल थोड़ा स्लो डाउन कर देती हैं। तो अद्वियात के साथ हम कुछ अपना वक्त ले सकते हैं, मगर कुछ ऐसे मरीज़ जिनमें टाइम गुर्दे अपना गुजार चुके होते हैं, अद्वियात कारगर नहीं होती, उनको जो मुआलज हैं वो डायलिसिस का मशवरा देते हैं। डायलिसिस का मकसद यही होता है कि जो कि गुर्दे का फंक्शन फिल्ट्रेशन है, बॉडी से वेस्ट को निकालना है, और बॉडी के अंदर जितना भी हम पानी पीते हैं, कंज्यूम करते हैं हमारी डाइट के थ्रू या लिक्विड इंटेक के साथ, वो फिल्टर होकर बॉडी से निकल जाए। तो डायलिसिस भी यही काम करता है। तो डायलिसिस का जब एक मुआलज मशवरा देता है तो उसको सुन के ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो डायलिसिस का जो अमल है, जाहिर सी बात है कि पेचीदा है और थोड़ा सा उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हैं। खून की कुछ नालियों के अंदर कैथेटर कुछ पास करने पड़ते हैं या कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे कि एज अ यूरोलॉजिस्ट हम जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। डायलिसिस बेसिकली फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर है जो कि पुराने वक्तों से लेके अब तक चला आ रहा है। कुछ प्रोसीजर ऐसे थे जिसमें बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो पेट के थ्रू यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू भी किया जाता था या गर्दन में नाली डाल के उसके थ्रू किया जाता था। क्योंकि गर्दन की जो खून की नालियाँ हैं, शहर के आसपास वाली जो बड़ी वेन्स हैं, उनके अंदर नाली डालने से या सबक्लेवियन जो वेन बिल्कुल हमारी हंसली की हड्डी के नीचे है, उसके अंदर कैथेटर डाल के, ये चूँकि बड़े कैलिबर की खून की नालियाँ होती हैं, खून ज़्यादा अपने अंदर समोती हैं, इनके थ्रू रैपिडली बॉडी का खून ट्रांसफ़र करके फिल्ट्रेशन की मशीन में डाल के खून को साफ़ किया जाता है। जब मरीज़ का ये डायलिसिस का अमल स्टार्ट होता है तो शुरू वाले कुछ अरसे में या कुछ मुआलिज अपने मरीज़ों को पहले ही मशवरा दे देते हैं कि आपके गुर्दे फेलियर का शिकार हो चुके हैं, मगर अभी अर्जेंट डायलिसिस की तो ज़रूरत नहीं है, मगर लेटर ऑन एट वन पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। उसके लिए पहले ही कुछ एहतमाम कर लिया जाए तो वो सर्जरी का एक मशवरा देते हैं जिसको हम आर्टीरियोवेनस फिस्टुला फॉर्मेशन यानी कि एवी फिस्टुला सर्जरी कहते हैं। डायलिसिस के लिए फिस्टुला का ऑपरेशन एक नहायत कॉमन ऑपरेशन है। उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिकली खून की जो वरीद है उसको एक शरेयान के साथ मिला, तो ये डिफरेंट बॉडी में जो जगहों के ऊपर ये अमल किया जा सकता है। सबसे जो कॉमन जगह है उसमें एक रिस्ट है और कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा है जिसके अंदर से खून की मेन नालियाँ गुजर रही होती हैं, और उनको हम जज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑपरेशन का फैसला करते हैं। बेसिक मकसद ये होता है कि जो बड़ी वरीद यानी कि वेन जो होती है उसको आर्टेरियलाइज कर दिया जाए, यानी कि उसका कैलिबर इतना बढ़ा दिया जाए कि डायलिसिस की जो नीडल्स हैं वो उसके अंदर लग जाएं और खून का एक प्रेशर के साथ यानी कि ज़्यादा मकदार में खून उसके अंदर बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके या वहाँ से निकल के मशीन में ट्रांसफ़र और मशीन से वापस दोबारा उसी जगह पे आ सके। तो उसमें वेन्स को आर्टेरियलाइज करने का जो प्रोसीजर है इसको आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बोलते हैं। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला फॉर्मेशन का अमल जो है वो दो जगहों पर हम सर अंजाम दे सकते हैं। रिस्ट के ऊपर जो सबसे कॉमन हम जगह इस्तेमाल करते हैं उसको रेडियोसेफेलिक फिस्टुला कहते हैं। इसमें रेडियल आर्टरी का फेलिक वेन है उसके साथ कनेक्शन बनाया जाता है। कोहनी वाला एरिया है उसमें ब्रेकियोसेफेलिक यानी कि ब्रेकियल आर्टरी का सेफेलिक वेन के साथ या ब्रेकियोबेसिलिक वेन के साथ जो ब्रेकियल आर्टरी है उसका कनेक्शन बनाया जाता है। मगर इस सर्जरी से पहले खून की जो नालियाँ हैं उनका कैलिबर अच्छा होना, मरीज़ का थोड़ा सा तंदुरुस्त होना, इस लिहाज से क्योंकि मरीज़ बिल्कुल ही सिक होते हैं, ज़्यादा तंदुरुस्त इन द सेंस कि उसमें एचबी वगैरह की कमी ना हो, खून की कमी उसमें ज़्यादा ना हो, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी फिस्टुला ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। मरीज़ का खून बहुत ज़्यादा पतला ना हो, तो खून की नालियों के असेसमेंट करते हैं। कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि नॉन डोमिनेंट हैंड, हम मरीज़ से पहले पूछते हैं कि आप काम किस हाथ से ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि राइट हैंडेड पर्सन में राइट हैंड पे ना बनाया जाए, लेफ्ट हैंड पे बनाया जाए, यानी कि जो हाथ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ताकि वो अपना जो ज़्यादा फंक्शनल हाथ है उसको इस्तेमाल करते रहें रूटीन में। और उसके अलावा हम नॉन डोमिनेंट आर्टरी के ऊपर करते हैं, जो कि आर्टरी इतनी फंक्शनल ज़्यादा नहीं होती, इसमें रेडियल आर्टरी ही ज़्यादा जो कि होती है, नॉन डोमिनेंट होती है हाथ में। उसमें हम मरीज़ों को मशवरा देते हैं कि अगर हमने राइट हैंडेड पर्सन में लेफ़्ट साइड पे बनाना है फिस्टुला, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकते, उस साइड पे मसल में भी टीका नहीं लगा सकते, उस साइड पे वेन के अंदर कोई सुई जिस तरह ब्रेनुला होता है या आईवी लाइन जिस तरह होती है, वेन के अंदर टीका नहीं लगाना, क्योंकि इससे वेन जिसके अंदर हमने फिस्टुला बनाना है उसका कैलिबर ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है, उसके अंदर थ्रोम्बस बनने का चांस बढ़ जाता है या उस जगह पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। और उस वाली साइड के ऊपर हम कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हाथ की वर्जिश करते रहें। हम एक स्क्वाश टाइप कुछ गेंद का मशवरा देते हैं, वो लेके उसको बार बार हाथ में पिचकाएं। पिचकने से एक तो पट्टे स्ट्रॉन्ग होंगे और वेन्स का कैलिबर जो ज़्यादा अच्छा होने का चांस बढ़ जाता है।
उसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ लोगों को जैतून या सरसों के तेल की मालिश भी रेगुलर करें ताकि इसमें खून की सप्लाई ज़रा हाथ में या बाजू के ऊपर बेहतर हो जाए। इन सारे मामले के बाद जब हम अगर मरीज़ में पहली चीज़ें नहीं है, कैलिबर हमें कम लग रहा है, वेन्स इतनी फूली हुई नहीं लग रही हैं, आर्टिक का जो कैलिबर है कम लग रहा है, तो हम ये सारी वर्जिश, ये बीपी चेक ना करवाने का सारा तरीका करवाने के साथ हम 2 हफ्ते का गैप डाल के या 3 हफ्ते का गैप डाल के फिजियोथेरेपी के बाद हम मरीज़ को दोबारा बुलाते हैं, या कुछ केसेस में हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, या एक स्टडी वीनोग्राम होती है जो कि वेन की असेसमेंट कर लेती है। इन सारे टेस्टों के बाद जब हम असेसमेंट करते हैं, अगर हमें लगता है कि एक खास कैलिबर के ऊपर ये फिस्टुला बन सकता है, तो हम मरीज़ को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं और उसमें वही फिर चीज़ चेक करते हैं। सारे टेस्ट करवाने के बाद जब मरीज़ को रेडी करते हैं तो उसमें हम रिस्ट के ऊपर या कोहनी के ऊपर जाके चीरा लगा के आर्टरी का वेन के साथ यानी कि वरीद का शरेयान के साथ एक कम्युनिकेशन बनाते हैं, और इस कम्युनिकेशन के साथ जो इसकी निशानी होती है कामयाब ऑपरेशन की, उसमें एक ख़ास थ्रिल आती है जिसको हम असेस करते हैं हाथ लगाने के साथ, या ब्रूइड साउंड एक होती है जो कि हम स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर सकते हैं। ये वाइब्रेटरी साउंड होती है जो कि मशीनरी मरमर बेसिकली इसको कहते हैं, जो कि एक सुनाई देता है हमें, और यही फिस्टुला के ज़िंदा होने की, उसके चलने की निशानी होती है। ये सारा जब अमल कामयाबी से हो जाता है तो उसके बाद हम मरीज़ को दोबारा फौरी तौर पे एक्सरसाइज का ही मशवरा देते हैं और उसको 6 हफ्ते तक हम एक्सरसाइज पे ही रखते हैं। इसके साथ साथ ज़ख्म की मॉनिटरिंग भी करते हैं। 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद हम मरीज़ के टाँके निकालने के बाद 2 हफ्ते के बाद फॉलो पे बुलाते हैं, और जब हमें लगता है कि मरीज़ का अब आर्टेरियोवेनस फिस्टुला इतना मैच्योर हो गया है कि उसको डायलिसिस हो सकता है, तो फिर हम उसको डायलिसिस का मशवरा देते हैं। तो बहुत सारे फिस्टुला के साथ डायलिसिस टेक्नीशियन जो हैं उनका हुनर भी इसमें काम आता है कि वो कितने अच्छे तरीके से नीडल लगाते हैं, क्योंकि समटाइम उनके अनाड़ीपन की वजह से या इन एक्सपीरियंस की वजह से फिस्टुला में एक नीडल अगर गलत लग जाए या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, उसमें क्लॉट जम जाए, तो उसके साथ फिस्टुला के डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। अगली कुछ वीडियो में हम फिस्टुला की कॉम्प्लिकेशन का भी डिटेल से जिक्र करेंगे। तो जब भी आपके मॉलेज आपको डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाने के लिए मशवरा दें तो ये वीडियो आपके लिए नहायत कारगर साबित हो सकती है। थैंक यू।